नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। बड़ी खबर पाकिस्तान से है। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पाकिस्तान में इमरान खान पर रैली में AK-47 से हमला, घायल इमरान को लाहौर शिफ्ट किया गया। इमरान बोले, अल्लाह के रहम से मिली दूसरी जिंदगी। भारत का बयान, पाकिस्तान के हालात पर है नजर। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को वोटिंग और 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। कांग्रेस ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर साधा निशाना, तो आयोग ने दिया जवाब, वो 100% निष्पक्ष। दिल्ली में प्रदूषण क्रिटिकल कैटेगरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 451 के पार पहुंचा। बीजेपी का आरोप, आपने दिल्ली को बनाया गैस चेंबर। केजरीवाल ने कहा, बनाया जा रहा है नफरत का माहौल। वीकली एक्सपायरी के दिन सीमित दायरे में बाजार। बैंक निफ्टी में निचले स्तर से 1% की रिकवरी। पावर IT शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली। सेंसेक्स 70 और निफ्टी 30 अंक लुढ़का। घूसखोरी की शिकायत के लिए प्रधानमंत्री ने किया नए CVC शिकायत पोर्टल का शुभारंभ। कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध में सभी विभाग में दिखे सरकार जैसी इच्छा शक्ति। अब व्हाट्सएप वीडियो कॉल में जुड़ पाएंगे 32 लोग। ग्रुप में बनेंगे 1000 से ज्यादा मेंबर। कम्युनिटी इन ऐप पूल जैसे फीचर्स भी जुड़ेंगे। जल्द लॉन्च होंगे नए फीचर्स। पाकिस्तान से बड़ी खबर है। आज वजीराबाद में एक रैली के दौरान इमरान खान को निशाना बनाते हुए फायरिंग की गई। इस हमले में इमरान घायल हो गए हैं, लेकिन वो फिलहाल सेफ हैं। उन्हें इलाज के लिए फौरन लाहौर शिफ्ट किया जा रहा है। उनके इलाज के लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाया गया है। फायरिंग AK-47 से की गई है। इमरान खान ने हमले के बाद अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने उन्हें दूसरी जिंदगी दी है, वो फाइट बैक करेंगे। वहीं इस हमले में अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एक घायल की मौत हो गई है और कई लोगों का इलाज अभी चल रहा है। सबके लिए ढेरों दुआएं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इमरान खान साहब के लिए दुआएं, अल्लाह उन्हें अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह का करम है, सब खैरियत से। कुछ साथी हमारे जो शहीद जख्मी हैं, एक साथी का बताया जा रहा है कि वो शहीद हो गए और बाकी साथी शहीद जख्मी हैं। बस दुआएं करें, सबके लिए दुआ करें। और अब बात करते हैं दिल्ली की, जहां प्रदूषण का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि लोगों को खुले में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। आज दिल्ली में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 451 पर पहुंच गया था। इसे खतरनाक स्तर माना जाता है। दिल्ली के आसपास के हालात तो और ज्यादा खराब है। अपडेट लेते हैं रोहन सिंह से। बताए रोहन, क्या मंजर है और क्या अपडेट है, क्या एक्शन लिए जा रहे हैं? जी मनोज, आज पूरे दिन की अगर हम बात करें, धूप नहीं निकली बल्कि एक धुंध की चादर थी। वो धुंध कुछ और नहीं था, वो स्मॉग था, प्रदूषण की चादर थी। और यही कारण रहा है कि आज जो लोगों को काफ़ी सांस लेने में यहाँ पे दिक्कत हो रही है। थोड़ी देर पहले 5 बजे तक का जो औसत AQI पूरे दिल्ली के अलग अलग स्टेशन से मिला के एक औसत निकाला जाता है, वो 451 था। इसका ये मतलब है कि हम सीवियर प्लस कैटेगरी में जा चुके हैं। 400 से ऊपर हम सीवियर मानते हैं, 450 से ऊपर सीवियर प्लस माना जाता है। और जो CPCB ने कहा था कि कल उम्मीद थी कि 450 पार करेगा, वो अभी ही हो गया है। यानी कि कल और थोड़ी ज़्यादा हवा खराब हो सकती है, इस तरह का फोरकास्ट है। उसके बाद के दिनों में थोड़ी सी राहत मिलेगी, क्योंकि हवा का जो डायरेक्शन है और जो स्पीड है वो थोड़ी सी बदलेगी, तो उसमें मिल सकती है। लेकिन जो मेन कारण है पराली जलाने की घटनाएं, खुद जो सफ़र सरकार की एक एजेंसी है उसके मुताबिक 32% इस प्रदूषण में पराली का योगदान है। और पंजाब में लगभग 19% से ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है पिछले साल के मुकाबले से हम कंपेयर करें तो लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। राजनीति हो रही है यहाँ पे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच एक दूसरे पर ब्लेम गेम चल रहा है, लेकिन प्रदूषण से लोगों को निजात नहीं मिल पा रही है। 450 AQI का एक और मतलब होता है कि जो ग्रैप है चल रहा है इस वक्त, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, उसका अगला चरण यानी कि 4th स्टेज ऑटोमेटिकली लागू हो जाना चाहिए। तो अगर कल भी यही स्थिति होती है तो दिल्ली सरकार को यह फैसला करना पड़ेगा कि क्या स्कूलों को बंद किया जाए, क्या जो ऑफिसेज में है उनमें लिमिटेड वर्क कर दिया जाए, या फिर जो BS 3 और 4 की जो गाड़ियां हैं उन पर रोक लगाई जाए। इस पर कल दिल्ली सरकार कोई फैसला कर सकती है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो हम बहुत खतरनाक स्थिति पे पहुंच चुके हैं। शुक्रिया रोहन इस अपडेट के लिए। तो दिल्ली की स्थिति दरअसल ठीक नहीं है और इस पर तमाम तरह के एक्शन भी हो रहे हैं।
लेकिन बढ़ते प्रदूषण को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी जंग भी चल रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में पराली जलाने की बढ़ती घटनाओं के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। केजरीवाल ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार वायु प्रदूषण को नियंत्रित नहीं कर सकती तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। केंद्र सरकार को, बीजेपी को किसानों से इतनी नफरत क्यों है? उसी नफरत का कारण है कि आज इतना धुआं चारों तरफ हो रहा है। हमें किसानों को समाधान देना पड़ेगा। दिल्ली सरकार अपने स्तर पे जो कर सकती है हम कर रहे हैं। हम अपने स्तर के ऊपर एयर डस्ट कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने स्तर के ऊपर छिड़काव कर रहे हैं, हम अपने स्तर के ऊपर कंस्ट्रक्शन रोक रहे हैं। ग्रैप 1 लागू कर दिया, ग्रैप 2 लागू कर दिया, ग्रैप 3 लागू कर दिया। पंजाब सरकार अपने स्तर पे जो कर सकती है कर रही है। केंद्र सरकार से आप लोग भी प्रश्न पूछिए। अगर केंद्र सरकार प्रदूषण कंट्रोल करने में कामयाब नहीं है, इस्तीफा दे दे, हम करके दिखा देंगे। और बीजेपी ने केजरीवाल पर पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं अपने चरम पर हैं, लेकिन आप केंद्र को जिम्मेदार ठहरा रही है। दिल्ली एक गैस चेंबर बन चुकी है। दिल्ली में एक हेल्थ इमरजेंसी अब शुरू हो चुकी है। हमारी जिंदगी, हमारी सांसें ये लेना मुश्किल हो चुका है, नामुमकिन हो चुका है। एनसीपीसीआर की नोटिस भी चली गई है, परंतु केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी सरकार केवल प्रदूषित पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पोल्यूटेड पॉलिटिक्स कर रहे हैं और दोषारोपण दूसरों पर कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी का ठीकरा किसी और पर फोड़ रहे हैं। तो अब आप भी सोच रहे होंगे कि प्रदूषण पर इतना घमासान क्यों मचा हुआ है राजनीतिक, और सॉल्यूशन निकलेगा तो कैसे? इसी पर होगी बड़ी चर्चा आज आवाज अड्डा में। देखना मत भूलिए 7:57 पर। इधर गुजरात में विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख का ऐलान हो चुका है। 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और वोटों की गिनती होगी 8 दिसंबर को। चुनाव तारीखों का ऐलान करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि इस बार गुजरात में करीब 3.25 लाख नए मतदाता होंगे। 51,000 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इनमें से आधे बूथ वेबकास्टिंग की व्यवस्था से लैस होंगे, यानी वहां सीधा प्रसारण वहां से हो पाएगा। 1274 बूथों का मैनेजमेंट पूरी तरह महिलाओं के हाथ में दिया जाएगा, जबकि 33% पोलिंग स्टेशन पर 33 पोलिंग स्टेशन पर सबसे युवा पोलिंग स्टाफ की तैनाती की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त से प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी पूछा गया कि गुजरात और हिमाचल के चुनाव का ऐलान एक साथ क्यों नहीं किया गया और विपक्ष क्यों आयोग पर सवाल उठा रहा है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि गुजरात चुनाव का ऐलान नियमों के मुताबिक किया गया है। अनाउंसमेंट जो आज हम कर रहे हैं वो अभी भी लास्ट डेट ऑफ जो टर्म है असेंबली का वो 18 फरवरी 2023 में है, उससे 110 दिन पहले है। फ्रॉम काउंटिंग 72 डेज गैप बिटवीन अनाउंसमेंट, दिस इज ऑन 8th of December and the 18th of February, still there is a 72 days gap. और अब आपको लिए चलेंगे हम गांधीनगर, क्योंकि वहां पर हो रही है बीजेपी की अहम बैठक तारीखों का ऐलान होने के बाद, और ऐसा लग रहा था कि 40-50 सीटों के लगभग कुछ फैसला भी हो सकता है। तो केतन जोशी के पास चलते हैं। केतन, बताइए, ये मीटिंग अभी जारी है या फाइनल हो गई तो क्या निकला उससे? क्या सीटों पर कुछ बनी राय? देखिए, कुछ ही मिनटों पहले गांधीनगर कमलम में बैठक है वो खत्म हो गई है। इस वक्त हम गांधीनगर में ही मौजूद है और आज 47 कैंडिडेट्स को स्क्रूटिनी किया गया। मतलब एक सीट पर 3 ऐसे नाम रखे गए जो कि सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा जाएगा 6 या 7 तारीख को। कल और परसों अगेन वो बोर्ड की बैठक मिलेगी और कल जो कैंडिडेट्स फाइनल होंगे, मतलब 58 सीटों पर कैंडिडेट को फाइनल किया जाएगा और शेष बचे हुए उनको परसों। और खास बात यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री और जिनको हम रणनीतिकार मानते हैं वो अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद थे। कल भी वो बैठक में मौजूद रहने वाले हैं और परसों भी रहेंगे। तो बीजेपी ने कमर कस ली है, क्योंकि पिछले 2.5 दशक से गुजरात में वो शासन कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी का डर रहता है। लेकिन बीजेपी के ही सूत्र ऐसी दलील दे रहे हैं कि तीसरी पार्टी, जो अभी तक गुजरात में 2 ही पार्टी थी, तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी आ गई है इस बार, तो स्वाभाविक है कि जो एंटी इनकम्बेंसी का अगर थोड़ा सा भी नेगेटिव
पर्सपेक्टिव उभर कर आएगा तो भी उनको फायदा होगा, क्योंकि वो वोट सारा कांग्रेस को नहीं आम आदमी पार्टी को जाएगा। तो बीजेपी ने बहुत ही तेज तैयारी कर ली है और 6 या 7 तारीख को दिल्ली में ये सारे कैंडिडेट्स जो स्क्रूटिनी किए जाएंगे उनके नाम वहां भेजे जाएंगे और वहां से ही अनाउंसमेंट होगा। जी चलिए, ये तो हो गई खबर। केतन, एक बार फिर से आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन इससे पहले अरविंद केजरीवाल का एक बयान दर्शकों को सुनाते हैं। केजरीवाल ने आज गुजरात के लिए बहुत सारे वादे किए और कहा है कि वो चुनाव बड़े बहुमत से जीतेंगे। आम आदमी पार्टी ने मोरबी को गुजरात सरकार का भ्रष्टाचार बताया है। केजरीवाल ने गुजराती में एक वीडियो जारी कर इस बार राज्य में आम आदमी पार्टी को एक मौका देने की अपील की है। હું આપને વચન આપું છું કે તમારો ભાઈ બનીને તમારા પરિવારની જવાબદારી સંભાળીશ, તમને મોંઘવારીમાંથી મુક્તિ અપાવીશ, તમારી વીજળી ફ્રી કરી દઈશ, આપના બાળકો માટે શાનદાર સ્કૂલ બનાવડાવીશ, આપના પરિવારની સારવાર માટે શાનદાર હોસ્પિટલ બનાવડાવીશ, તમારા બાળકો માટે રોજગારની વ્યવસ્થા કરીશ, તમને અયોધ્યા શ્રી રામચંદ્રના દર્શન કરવા લઈ જઈશ। બસ એક બાર એક મોકો આપો, જીવનભર તમારો ભાઈ બનીને રહીશ। तो केतन, एक तो ये मोरबी वाला हादसा हो गया, दूसरा आप बता रहे हैं कि 2.5 दशक की एंटी इनकम्बेंसी है, तीसरी बात यह है कि केजरीवाल दिल्ली के बाद पंजाब में वो जलवा दिखा चुके हैं, तो इसलिए ये सवाल तो गंभीर बन जाता है। क्या ये जो एक मौका मांग रहे हैं गुजरात में, लोगों ने उसको कितना सीरियसली लिया है? ग्राउंड पे क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, जो हम आम लोगों के पास जाते हैं तब डेफिनेटली अब ये चर्चा गुजरात में शुरू हो गई है, चाहे वो मोहल्ले से लेकर बड़े महानगर तक, कि चलिए सस्ती बिजली मिल रही है, इस महंगाई में अगर सस्ता इलाज भी मिल जाए और शिक्षा भी अच्छी मिल जाए तो फिर क्या कहना। मतलब ये चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि इससे पहले भी, भले ही आम आदमी पार्टी 2017 में नहीं थी, लेकिन तब भी कांग्रेस ने वादे इससे भी बढ़ बढ़कर किए थे, लेकिन फिर भी आई तो बीजेपी ही। और अभी हम मौजूदा हालात की बात करें तो 111 सीट पर है बीजेपी है, 63 सीट पर है वो कांग्रेस है, और शेष जो बचे हैं वो अपक्ष या कुछ और एक दुग्गे पक्ष है। तो 2017 में भी यही एक वातावरण खड़ा हुआ था, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है तो बीजेपी इनको सीरियसली ले रही है। कांग्रेस होता तो उतना एग्रेसिवली कैंपेन भी बीजेपी वाले नहीं करते, लेकिन अभी से कर दिए हैं। प्रधानमंत्री ने अलग अलग जनसभाएं भी शुरू कर दी है और 6 या 7 तारीख को वो वापस भी आ रहे हैं, तो पूरा मोर्चा संभाल लिया है अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने। तो इस बार भी वो कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते और पब्लिकली तो उन्होंने ये भी दावा कर दिया कि हम इस बार 151 सीट लेंगे। और एक गुजरात का रिकॉर्ड रहा है 149 सीट का, जब माधव सिंह सोलंकी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वो रिकॉर्ड कभी भी नहीं टूटा, लेकिन बीजेपी वाले दावा कर रहे हैं कि वो रिकॉर्ड इस बार तोड़ना है। तो हम कह सकते हैं कि ये चुनाव है वो काफी दिलचस्प रहने वाला है। भले ही कोई कितना भी वादा कर ले, लेकिन कड़ी टक्कर होने वाली है और आम आदमी पार्टी ने भी कमर कस ली है। गुजराती में जो ये केजरीवाल ने पूरी अपील की है वो स्वाभाविक है कि गांव से लेकर शहर तक जाएगी, चर्चा भी होगी। जी तो केतन का कहना है कि गुजरात के चुनाव जो है दिलचस्प होंगे और पूरे देश की नज़र गुजरात के चुनाव पर होगी, क्योंकि पूरी जो कहानी इस वक्त देश में चल रही है वो शुरू भी गुजरात से हुई थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका केतन। बढ़ते आगे, अब आप व्हाट्सएप पर खुद को भी मैसेज भेज पाएंगे। ये ज़रूरी होता है क्योंकि कई बार आपको कई फाइल्स अपने पास रखनी होती हैं, तो आप क्या करें। ग्रुप में 1000 लोगों को आप जोड़ पाएंगे और कई ग्रुप्स को मिलाकर कम्युनिटी बना पाएंगे। ऐसे कई फीचर्स हैं जो व्हाट्सएप जल्दी ही लॉन्च करने वाला है, बीटा ट्रायल उसका चल रहा है। डिटेल लेते हैं असीम मनचंदा से। बताया असीम, फीचर्स के बारे में हमारे दर्शकों को। देखिए, भारत में करीबन 48 करोड़ लोग जो है व्हाट्सएप का इस्तेमाल जो करते हैं, ये खबर उनके लिए खास है। खासतौर पर व्हाट्सएप में 3 नए फीचर जो है उनकी शुरुआत जो है रोल आउट करना जो है उनको शुरू कर दिया है। सबसे पहले तो आप एक ग्रुप के अंदर 1024 लोगों को जोड़ सकते हैं। अभी तक ये फैसिलिटी जो है 512 लोगों को जोड़ने की थी। दूसरा, व्हाट्सएप ने ये काम किया है कि आप जो है 32 लोगों को एक साथ वीडियो कॉल जो है वो कर सकते हैं। और तीसरा, व्हाट्सएप ने ये किया है कि बहुत सारे ग्रुप्स को जोड़ करके एक कम्युनिटी जो है बना सकते हैं। यानी कि बहुत सारे लोग किसी एक टॉपिक में इंटरेस्टेड है तो उनकी एक कम्युनिटी जो बना सकते हैं। उसके साथ साथ आप उस कम्युनिटी के अंदर पोस्ट जो है
वो भी करा सकते हैं, सर्वे जो है वो भी करा सकते हैं। तो ये खास फीचर जो है व्हाट्सएप ने अपने जो यूजर्स हैं उनके लिए लॉन्च जो है वो कर दिए। इसके अलावा व्हाट्सएप 4-5 और नए फीचर्स के ऊपर काम जो करने की शुरुआत जो है वो कर दिए, जिसमें कि आप खुद के साथ चैट जो है वो भी कर सकते हैं। तो वो फीचर्स भी जल्दी उपभोक्ताओं को उपलब्ध हो। जी, तो व्हाट्सएप अब और काम का हो सकता है आपके लिए। लेकिन असीम, ये बताइए, एक और जो खबर आपने भेजी है कि सिम कार्ड के लिए जो आईडी प्रूफ वगैरह, एड्रेस प्रूफ लगते थे, उसमें बदलाव करने जा रही सरकार, और मकसद ये है कि फर्जी तरीके से सिम जो लोग लेते थे उस पर निकेल कैसे। इसकी डिटेल क्या है? देखिए, देश में जितने भी साइबर फ्रॉड होते हैं उसमें सिम कार्ड की एक भूमिका जो है काफी अहम होती है, और ये सिम कार्ड जो है फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जो है वो लिए जाते हैं। खासतौर पर अभी तक दूरसंचार विभाग ने कंपनी से कहा गया था कि आप 21 दस्तावेजों के जरिए जो सिम कार्ड जो है वो दे सकते हैं, लेकिन सरकार अब इनकी संख्या जो है घटाने की तैयारी जो कर रही है। अब सिर्फ 5 दस्तावेज ऐसे रखे जाएंगे जिनके जरिए कि आपको सिम कार्ड जो है मिलेगा। अभी आप आम लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, जो किसान पासबुक या फिर फ्रीडम फाइटर कार्ड, ये तमाम इस तरह के जो कार्ड्स है उसके जरिए जो है आप जो है सिम कार्ड जो है वो ले सकते थे, उसको एक्टिवेट जो है करा सकते थे। लेकिन अब सरकार नियमों में बदलाव जो करने जा रही है। सिर्फ 5 कार्ड जो है, 5 दस्तावेज जो है वही लागू जो है वो रहेंगे। इसमें सबसे पहले आपका आधार होगा, दूसरे नंबर पर राशन कार्ड होगा, वोटर आईडी कार्ड होगा, साथ ही साथ पासपोर्ट होगा, 5वें नंबर पर बिजली का बिल होगा। तो ये पांचों ही आपके पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ के लिए मान्य होंगे। इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट जो है मान्य नहीं होगा। तो सरकार को लगता है कि एक बार ये नए नियम जो है वो लागू हो जाते हैं तो इससे जो लोग फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड जो है वो ले लेते हैं तो उस पर काफी रोक जो है वो लगेगी, और इससे साइबर क्राइम जो है काफी कम जो है होगा। तो सरकार इसकी तैयारी करे और जल्दी ये नए नियम जो है लागू हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका असीम। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बाजार की। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार दायरे में रहा। आज सेंसेक्स 70 पॉइंट गिरकर 60,836 पर और निफ्टी 30 पॉइंट गिरकर 18,053 पर बंद हुआ है। बैंक निफ्टी में निचले स्तर से खरीदारी आज देखने को मिली है। मार्केट का डिटेल लेते हैं सुमित मेहरोत्रा से। सुमित, बताएं कि आज बड़ी बड़ी बातें क्या रही मार्केट में देखने लायक? देखिए, आज वीकली एक्सपायरी का दिन था। एक गैप डाउन शुरुआत थी। गैप डाउन शुरुआत के बाद लोअर लेवल से एक बढ़िया रिकवरी देखने को मिली। रिकवरी के बाद हालांकि मार्केट्स ने जो गेन्स थे वो गिव अप जरूर किए, लेकिन फिर भी एक दायरे के अंदर ही कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। आज के लिए की हाईलाइट थे बैंक्स में खरीदारी थी और बैंक्स को भी आउट परफॉर्म कर रहे थे पीएसयू बैंक्स, जो कि बढ़िया तेजी के साथ आज बंद होते हुए दिखाई पड़े। मिड कैप स्मॉल कैप लास्ट तक आते आते 1/4% की या फिर इंडेक्स को एटलीस्ट आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। थोड़ी बहुत बाइंग रियल एस्टेट स्पेस में थी, लेकिन आज मेजर डैमेज था आईटी स्पेस में, करीब 1.25% के आसपास का फॉल, और साथ साथ पावर स्पेस के अंदर भी कुछ हद तक बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ रही थी। तो क्योंकि वीकली एक्सपायरी हुई थी तो उतार चढ़ाव का एक अनुमान बाजार लगाकर चल भी रहा था, लेकिन डिस्पाइट नेगेटिव क्यूज इंडियन मार्केट्स में एक अच्छा पुल बैक आया और एटलीस्ट 18,000 को सस्टेन करता हुआ दिखाई पड़ा। चलिए, तो फिर शेयर्स का भी इंडिविजुअल स्कोर बता दीजिए सुमित। गेनर्स और लूजर्स कौन रहे आज? देखिए, आज लीड कर रहा था एसबीआई। नंबर से ठीक पहले यहां पर खरीदारी है, करीब 2-2.5% तक की तेजी एक समय पर देखने को मिली, लेकिन क्लोजिंग तक आते आते 2% का उछाल। टाइटन 1.5% ऊपर नंबर से पहले, यूपीएल 1.25% और भारतीय एयरटेल करीब 1% की तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में टेक महिंद्रा, हिंडाल्को, पावर ग्रिड और एनटीपीसी, जहां पर 1.5 से लेकर 2.5% तक का डिक्लाइन आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप गेनर्स में एम&एम फाइनेंशियल नंबर्स के ठीक उलट 13.5% की शानदार तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। पीएनबी में नंबर्स का इंपैक्ट 5.5% का उछाल। वरुण बेवरेजेस लगातार तीसरा दिन जबकि जोरदार तेजी में 5.5% का उछाल, और बैंक ऑफ इंडिया 5% के आसपास की तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा मिड कैप लूजर्स में वोल्टास 5.5% नीचे बंद हुआ नंबर्स के बाद। पतंजलि फूड, अदानी विल्मर के नंबर्स का इंपैक्ट यहां पर करीब 3% के आसपास बिकवाली। बालकृष्ण इंडस्ट्री करीब 3% नीचे और इप्का लैब रफली 2% के आसपास की बिकवाली यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा एफएनओ में लीड कर रहा था एम&एम फाइनेंशियल 13.5% की तेजी से। पिरामल एंटरप्राइजेस 7% ऊपर, पीएनबी और बायोकॉन 4.5% के आसपास का उछाल यहां बनता हुआ दिखाई पड़ा। गिरने वाले शेयरों में वोल्टास 5.5% नीचे, बालकृष्ण इंडस्ट्री 3% नीचे। इसके अलावा इंटेलेक्ट डिजाइन करीब 2% नीचे और टेक महिंद्रा रफली 2.5% के आसपास की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। बिकवाली थी आज आईटी में तो एम्फेसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एल&टी इन्फोटेक सब में करीब आधे से लेकर 3% तक की बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। और लास्टली एनर्जी शेयर में बिकवाली थी तो अदानी ग्रीन्स, अदानी ट्रांसमिशन, पावर ग्रिड, एनटीपीसी करीब आधा से लेकर 1.5% तक का फॉल यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। तो एटलीस्ट आज के लिए की हाईलाइट पीएसयू बैंकिंग की गेनर्स और आईटी के अंदर बिकवाली। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित। और बाजार की गिरावट हमेशा
खरीदारी का मौका देती है। ये कहना है IIFL वेल्थ की प्रेसिडेंट अनु जैन का। साथ ही अनु जैन ने बताया कि किन किन सेक्टर्स में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद आप कर सकते हैं। ये डिप्स अपॉर्चुनिटी है खरीदने की। आपको अपने टारगेट स्टॉक्स और उनके टारगेट रेट्स अंदाजे से लगा के रखने चाहिए, जो गिरावट में लेने चाहिए। आपका बैंकिंग बहुत स्ट्रांग है। मेरे ख्याल से IT ने एक शॉर्ट टर्म या एक बॉटम बना दिया है। अगर वापस गिरता है तो IT एक बहुत अच्छा पॉइंट होगा खरीदने के लिए। फार्मा ने भी कहीं ना कहीं एक बॉटम फॉर्मेशन दिखा दी है। तो ये जो सारी चीजें एक साथ एक कलेक्टिव आ रहा है। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कहीं जाइएगा मत, क्योंकि लौटकर आपको दिखाएंगे IIM अहमदाबाद का नया लोगो छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। PM मोदी ने आज CVC के नए कंप्लेंट पोर्टल को लॉन्च किया। ये पोर्टल भ्रष्टाचार और घूसखोरी से संबंधित शिकायतों के निपटारे के लिए काम करेगा। साथ ही लोगों को उनकी शिकायतों की स्थिति के बारे में रेगुलर और कंप्लीट अपडेट देगा। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की सतर्कता जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए PM ने कहा कि लंबे समय तक देश में सुविधाओं और अवसरों का अभाव बनाया गया, जिसके कारण भ्रष्टाचार की स्थिति पैदा हुई। साथ ही PM ने भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों के लिए सरकारी विभागों को रैंकिंग देने का सुझाव दिया। लंबे समय तक हमारे यहां सुविधाओं का, अवसरों का अभाव बनाए रखा गया। एक गैप, एक खाई बढ़ने दी गई। इससे एक अस्वस्थ स्पर्धा शुरू हुई, जिसमें किसी भी लाभ को, किसी भी सुविधा को दूसरे से पहले पाने की होड़ लग गई। इस होड़ ने भ्रष्टाचार का इकोसिस्टम बनाने के लिए एक प्रकार से खाद पानी का काम किया। राशन की दुकान में लाइन, गैस कनेक्शन से लेकर सिलेंडर भरवाने में लाइन, ये लाइन जितनी लंबी, भ्रष्टाचार की जमीन उतनी ही समृद्ध। IIM अहमदाबाद की वेबसाइट और लोगो में बड़े बदलाव किए गए हैं। लोगो में डिजाइन को और ज्यादा सिंपल किया गया है। लोगो का कलर ब्लू हो गया है। इसके अलावा सीदी सैयद की मस्जिद की जाली को थोड़ा और मॉडिफाई किया गया है। इसके अलावा वेबसाइट की डिजाइन में भी बदलाव किए गए हैं। IIM अहमदाबाद के डायरेक्टर एरल डिसूजा से बात की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। तो IIM अहमदाबाद में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तरफ से 2 डिसीजंस आज हमने अनाउंस किए हैं। एक है वेबसाइट के बारे में, जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मीडियम है, जहां से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं बाहर की तरफ से। वेबसाइट को रिफ़्रेश किया गया है और उसमें एक नया रिफ़्रेश लोगो भी है, जो हमारे लेगेसी को ध्यान रख के और ग्लोबल और बोल्ड बनाया गया है। दूसरा जो है वो जो बिल्डिंग्स हैं मेन कैंपस में, उसको सेफ्टी को ध्यान में रख के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने डिसाइड किया कि फ्यूचर यूजेज के लिए, ग्रोथ ऑफ इंस्टीट्यूट के लिए हम उसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, लेगेसी को ध्यान में रख के। तो ये 2 डिसीजंस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने लिया है, जो काफ़ी इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाने के लिए लिए गए हैं। और अब बात प्रियंका चोपड़ा की। मुंबई के नारीमन पॉइंट पर डांस की उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। देसी गर्ल 3 साल बाद भारत लौटी हैं। तस्वीरों में वे मुंबई के मजे लेते दिखाई दे रही हैं। चलिए आपको चलते चलते इन्हीं तस्वीरों के साथ छोड़ जाते हैं। नमस्कार।